डार्क शैडो इस चैनल का सवाल है कि आपके शरद पवार जी के बारे में क्या विचार है। इनका नाम आप बार बार लेते रहते हो। मैं शुरुआत करूंगा कि हम में से जो लोग मध्यम वर्गीय होते हैं, उच्च मध्यम वर्गीय होते हैं, या फिर अपने आप को विद्वान की श्रेणी में डालना चाहते हैं, उन लोगों की एक मान्यता होती है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो बहुत अलग किस्म की जमात है, उन पर कभी विश्वास मत रखिए वगैरह वगैरह, इस ढंग की मान्यता होती है। लोकतंत्र में पॉलिटिकल लीडर्स ये बहुत ही महत्व की जमात है। और मेरा खुद का अनुभव है, जितना मेरा संपर्क पत्रकार इस रिश्ते से आया, उसी रिश्ते से काम करते वक्त एक सामाजिक कार्यकर्ता कर मुझे जब भी सरकार की मदद महसूस होती थी या फिर सरकार के साथ में काम होता था, तब संबंध आए, तो मैंने ये महसूस किया कि ये लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं उससे कई ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं। इनको कई विषयों का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, बहुत अच्छी समझ होती है। ये जमात बहुत मेहनत करने वालों की होती है, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर कहीं लीडर कर एस्टेब्लिश होते हैं। छोड़ दीजिए एक आधा कोई बड़ा लीडर है, किसी ने उठाया कहीं से और उसको कुछ दिनों के लिए मंत्री बनाया, ऐसा अपवाद हो सकता है, लेकिन ये रूल नहीं है। जो लोग लगातार बार बार बड़े ओहदों पर बैठते हैं वो बहुत ही काबिल लोग होते हैं। ये मैं तो बहुत आत्मविश्वास के साथ कहूंगा। उनकी काम करने की क्षमता, समझने की क्षमता, लोगों को संभालने की क्षमता बहुत होती है। इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में जो आम मध्यम वर्गीय आदमी का विचार होता है उससे मेरे विचार बहुत अलग है। मैं खुद पॉलिटिक्स में कभी नहीं गया, क्योंकि पॉलिटिक्स जिस ढंग का चलता है उस ढंग के पॉलिटिक्स में मैं सम्मिलित नहीं होना चाहता था, क्योंकि मैं अपने जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहता। इसलिए मैं कभी पॉलिटिक्स में गया नहीं, जबकि मेरे काफ़ी रिश्तेदार पॉलिटिक्स के बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं। उन्होंने हमेशा आग्रह किया है। मेरे पिताजी भी कुछ समय के लिए पॉलिटिक्स में थे, इसके बावजूद मैं कभी गया नहीं, क्योंकि मेरी मनोवृत्ति उस पॉलिटिक्स में जो आवश्यक चीज़ें है वो पूरी करने की नहीं है। मैं जीवन में झूठ बोलना नहीं चाहता हूँ, हमेशा सच बोलूँ या आग्रह नहीं रखता हूँ, फिर भी झूठ बोलना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे पॉलिटिक्स में रहना संभव नहीं है, ये मानकर मैं चला। अब इस पृष्ठभूमि के आधार पर मैं आगे की बात रखता हूँ। मैंने आज तक जो पॉलिटिकल लीडर्स देखे हैं जिनके साथ में मेरे संपर्क आए, उनमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, कई विषयों का गहरा ज्ञान रखने वाला, बहुत ही होशियार, बहुत ही कल्चर्ड व्यक्ति मैंने देखी है, उनका नाम है शरद पवार जी। उनके बारे में अलग अलग प्रकार के पत्रकारों में भ्रम है, वो बार बार लिखते हैं। शरद पवार जो कहते हैं उसके विपरीत अपने जीवन में करते हैं, यहाँ से लेकर कई बातें लिखते हैं। शरद पवार जी बिल्कुल विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है, इस ढंग की बातें लिखते हैं। वे बहुत स्वार्थी है, ऐसा लिखते हैं। वो कब पीठ में खंजीर छुरा डाल देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कहते हैं। कभी भी किसी को छुरा खोप देंगे, विश्वासघात करेंगे, ऐसा कहते हैं। लेकिन शरद पवार जी के बारे में मेरा जो असेसमेंट है ये सब झूठा है। अब कभी कभी मैं दिल्ली में जाता हूँ, दिल्ली में काफ़ी पत्रकार मित्र हैं,
मराठी पत्रकार छोड़ दो तो हिंदी पत्रकार या इंग्लिश पत्रकार जब शरद पवार जी के बारे में जिस ढंग से बात करते हैं तो मैं बहुत अस्वस्थ हो जाता हूँ। तब मैं उनको कहता हूँ कि आप दिल्ली में उतने दिनों से काम कर रहे हैं, आप शरद पवार जी को पहचान नहीं पाए। अब ये तो धारणा उनके बारे में है। मेरा शरद पवार जी से पहला संबंध पत्रकार इस रिश्ते से आया। 1980 की बात है। शरद पवार जी का पहला शेतकरी आंदोलन नागपुर के अधिवेशन पर आकर धड़का था। ये किसान मोर्चा था, बहुत बड़ा मोर्चा था। 50,000 से ऊपर भीड़ आई थी किसानों की। उसको मैंने कवर किया था। मेरे तरुण भारत से मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन युग धर्म के लिए मैंने कवर किया था। युग धर्म ये तरुण भारत का हिंदी पेपर था। और उन्हीं दिनों में पूना के मनोहर को ज्वाइन करने वाला था, इसलिए मुकुंदराव जी किर्लोस्कर जो संपादक थे उन्होंने मुझसे कहा था कि ये शरद पवार की जो दिंडी आ रही, शेतकरी दिंडी उसको कहा गया था, इस दिंडी को आप कवर करो। तब पहली बार शरद पवार जी से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन वो वन मैन वन ऐसी नहीं थी हुई थी। मेरे साथ में और भी 2-4 पत्रकार थे, शायद तब उन्होंने मुझे ध्यान में रखना संभव भी नहीं था। एकदम नया नया मैं पत्रकार उनके सामने जा रहा हूँ। वैसे मैं नागपुर इस साइड का हूँ, तो वो मुझे बहुत पहचाने ये संभव नहीं था। और तब मेरी पहुँच विदर्भ और ज़्यादा से ज़्यादा विदर्भ के आसपास के एरिया में थी। मैं देश भर जाता था, लेकिन इतना बड़ा नाम भी नहीं था, इसलिए शरद पवार जी मुझे याद रखे ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। तब मैंने कुछ सवाल उठाए थे और उन्होंने मेरी तरफ देखकर ऐसा, अरे कौन पत्रकार है, एकदम नया दिख रहा है, अजब सवाल पूछ रहा है, ऐसा देखकर मुझे बहुत सुंदर सवालों के जवाब दिए थे। उस पर मैंने एक कवर स्टोरी लिखी जो युग धर्म में छप कर आई, और उसके बाद में उससे भी बड़ी कवर स्टोरी मेरे पुणे आने के पहले ही ये मनोहर में छप के आई। और वो कवर स्टोरी तो हेडिंग वगैरह था उसका, यानी कवर ही वहाँ से, कवर स्टोरी का मतलब मुझे लगता है आप सबको समझता है। तो ये वीकली बहुत हिट भी हुआ था। फिर शेतकरी आंदोलन पर हमने एक बड़ा आर्टिकल बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर आई। हमारे संपादक मंडल ने निर्णय लिया किर्लोस्कर के लिए वो आर्टिकल लिखना था। तब मैंने बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की मुलाकातें ली। उसमें शरद जी जोशी, जिनकी जाकर मुलाकात मैंने बेलगांव के जेल में ली, वीमा दांडेकर, गोखले इंस्टीट्यूट के प्रमुख, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, उनकी मुलाकात ली। शरद पवार जी तब अपोजिशन के नेता थे, विरोधी पक्ष नेता थे, उनकी मुलाकात ली। और भी बड़े बड़े लोगों की मुलाकातें ली। जितना ज्ञान शरद जोशी को अर्थशास्त्र का और खेती के प्रश्नों का था, जितना ज्ञान वीमा दांडेकर जी को खेती के प्रश्नों का और अर्थव्यवस्था का था, उतना ही ज्ञान शरद पवार जी को था। और तब तक पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में मेरी मान्यता कोई बहुत अच्छी नहीं थी। ये पॉलिटिकल लीडर्स बहुत उथले होते हैं, इनको बहुत अच्छा ज्ञान नहीं होता है, ये लोगों को ऐसे ही प्रभावित कर कर अपना उल्लू सीधा करते हैं, ऐसा मानने वाला मैं तब व्यक्ति था। मेरी पहली मुलाकात इसी सवालों पर हुई थी, लेकिन वो शेतकरी दिंडी तक लिमिटेड थी शरद पवार जी के साथ में। ये दूसरी 1-to-1 हुई उनके साथ में, और उसमें काफ़ी समय, करीबन 1.5 घंटा ये मुलाकात चलते रही। 1 घंटे में वो कंप्लीट नहीं हुई। फिर उनको कहीं तो भी जाना था। मैंने कहा सर जी अभी भी सवाल बाकी है, तो उन्होंने मुझे, किर्लोस्कर प्रेस को बहुत प्रतिष्ठा थी, किर्लोस्कर प्रेस की ओर से मैं आया था। वैसे भी किर्लोस्कर के साथ में उनके अच्छे संबंध थे, शायद उसलिए उन्होंने महत्व दिया, और मुझे अपनी कार में बिठा कर लेके गए और आधा घंटा कार में उन्होंने इंटरव्यू दिया, जबकि कुछ मंत्री लोग उनके साथ में बात करने के लिए उनकी गाड़ी में बैठे थे। ये विरोधी पक्ष नेता थे, लेकिन मंत्री लोग उनके साथ में बात करने के लिए उनके गाड़ी में बैठे थे।
इसके बावजूद आधा घंटा हमारी बात चली। फिर जैसे ही मेरी बात ख़त्म हो गई, उन्होंने कहा अब बात ख़त्म हो गई, मैंने कहा मुझे ज़रा प्राइवेट इनसे बात करनी है। मैं बीच में उतर गया, वो आगे निकल गए उनके काम के लिए। तो तब 1.5 घंटा उनके साथ में मैंने बात की थी। उनको इन विषयों का बहुत अच्छा ज्ञान था। मैं कंपैरिजन किसके साथ कर रहा हूँ? शरद जोशी और वीमा दांडेकर, इनके जैसे महान लोगों के साथ मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। अब शरद पवार जी पॉलिटिकल लीडर है। मैं अपने काम के बगैर तो कभी पॉलिटिकल लीडर के पास जाता नहीं। पहले पत्रकार था तो मुझे कंपलसरी जाना पड़ता था, बात अलग थी। जब से मैंने अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया, तब हार्डली मैं पूरे जिंदगी में शरद पवार जी से 2 या 3 बार मिला हूं। लेकिन जब भी शरद पवार जी से मैं मिलता हूं, कोई भी काम हो, वो काम 100% होता है। आदमी एडमिनिस्ट्रेटर कर बहुत ही इफेक्टिव है। टाइम मैनेजमेंट का उत्कृष्ट उदाहरण है। कई विषयों का, साहित्य से लेकर अनेक विषयों का अच्छा ज्ञान रखते हैं, लोगों को याद रखते हैं। बीच में मेरे मित्र कमल किशोर कदम शिक्षा मंत्री बने, शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे। यानी बात की बात है 1985-86 का कुछ तो भी समय होगा। और कमल किशोर कदम मुझसे कह रहे थे, वे तो कहते थे कि मैं तुम्हारा ही कार्य करता हूँ, अंधविश्वास के खिलाफ में तुम काम कर रहे हो, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का उसका मैं कार्य करता हूँ, ऐसा ही परिचय वो देते थे। और वो कहते थे कि हम शिक्षा में कुछ करेंगे, मैं शिक्षण मंत्री हूँ तो उसका फ़ायदा उठाओ। मैं पहली बार मंत्रालय में समय निकाल कर गया। यानी मेरे तब जो पूरे भारत भर के दौरे ठहरते थे वो करीबन 1 साल पहले बुक होते थे, इसलिए मुझे समय निकालना पड़ा, 1 पूरा महीना खाली रखना पड़ा और मैं मंत्रालय गया। कमल किशोर जी कदम के साथ में लगातार बात हो रही थी। वो नए नए मंत्री थे, हालांकि उनको अभी समय हो चुका था। काफ़ी अच्छे ढंग से मंत्रालय उन्होंने हैंडल करना चाहिए था या कर रहे थे। और फिर मेरी एंट्री हुई वहाँ पर, और हम क्या करें, कैसा करें, बार बार मीटिंगें हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये कैसे मंत्रियों को हाथ पर नचाती है, वो देख रहा हूँ। उनको ये सब करना नहीं था, क्योंकि अंधविश्वास की बातें अगर एक बार सिस्टम में आ जाए, अभ्यासक्रम में आ जाए, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये दिख रहा था, इसलिए ये आज क्या तो एक डायरेक्टर नहीं आए, कल क्या तो वो अमुक नहीं आए, परसों क्या तो तमुक नहीं आए, इसलिए मीटिंगें कैंसिल हो रही है। मेरे ध्यान में आ रहा था कि ये सब ब्यूरोक्रेसी हमारे मंत्री जी को चंदन लगा रहे हैं। उनका काम ये काम करना नहीं चाहते। ना मेरे मुंह पर बोल सकते थे, ना उनके मुंह पर बोल सकते थे। इसलिए मेरे ध्यान में आया कि यहाँ हमने मदद लेनी चाहिए शरद पवार जी की। मैं शरद पवार जी के पास गया, उनको समय मांगा। उन्होंने कहा मैं समय देता हूँ, लेकिन मेरे पास तुरंत चाहिए तो 15 मिनट का समय निकाल कर रखता हूँ, लेकिन तुम वक्त के पहले पहुँचो। अपॉइंटमेंट मैंने लेके रखी थी, मंत्री जी को पहले से पता था। तब शरद पवार जी के मंत्रिमंडल में 40 के आसपास मंत्री थे, उनमें से कमल किशोर जी कदम, उनके लिए उनके बहुत बड़े बॉस। समय के पहले वहां पहुंचे, इसलिए मैं उनका आग्रह कर रहा था। और उनके पास मुरली देवरा जी आकर बैठे थे, दूसरे पतंगराव कदम आकर बैठे थे, दोनों बड़े व्यक्ति कांग्रेस के। मुरली देवरा जी तब कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष थे, उनको काफ़ी महत्व था। मैं उनको कह रहा हूँ कि शरद पवार जी ने समय दिया है, उसके 10 मिनट पहले हमने वहाँ पहुँचना चाहिए। मुरली देवरा जी कह रहे हैं कि अपने ही मंत्री है, अपने ही मुख्यमंत्री है, क्यों इतनी चिंता करते हो, अभी समय है और 5 मिनट बाद जाओ। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ। कमल किशोर कदम जी उनको नहीं कह सकते थे, पतंगराव कदम जी को नहीं कह सकते थे, इसलिए 5 मिनट पहले वो उठे। लिफ्ट पकड़कर हमको जाने के लिए समय लगा। अब शिक्षा मंत्रालय तब दूसरे माले पर कुछ तो भी था, 6ठे माले पे मुख्यमंत्री। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमको जो समय दिया था उससे 3 मिनट ज़्यादा हो चुके थे।
शरद पवार जी निकल चुके थे और उन्होंने मैसेज रखा था मेरे लिए कि श्याम मानव, मैंने तुम्हारी राह देखी, तुम समय पर नहीं आए, इसलिए मुझे काम है, मैं निकल रहा हूँ। और मुझे उनके सचिव कह रहे थे कि मैं बार बार आपका फ़ोन नहीं, तब मोबाइल नहीं थे, आपका फ़ोन नहीं, मुझे 10 मिनट पहले शरद पवार जी कह रहे थे कि श्याम मानव को तुरंत कहो कि मुझे जल्दी निकलना है, उनको 15 मिनट देने हैं, तो उनको बुलाओ जल्दी, उनको बुलाओ जल्दी, उनको बुलाओ जल्दी। और वो कह रहे थे कि 5 मिनट पहले उन्होंने सब काम निपटा दिए थे और केवल आपके लिए 5 से 7 मिनट रुके, लेकिन जब आप 3 मिनट लेट हो गए तो वो चले गए। उन्होंने हमारे शिक्षा मंत्री के लिए मैसेज भी नहीं रखा था। वो फाइनल मीटिंग थी, बहुत महत्व की थी, अंतिम निर्णय होने वाली मीटिंग थी, और उसमें बाद में तुरंत चुनाव डिक्लेयर हुए और वो बात वहीं रह गई। ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में वो बहुत ही दक्ष। मैं जब भी उनसे मिला, मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। अब मैं तो अपने सार्वजनिक काम के बगैर उनसे मिलता नहीं हूं। जब ये सनातन संस्था वाले लोगों ने बॉम्ब स्फोट किए मुंबई में, और मैं पहले ही उनके प्रति आर्टिकल लिख चुका था, उनके खिलाफ आर्टिकल लिख चुका था, हमारे जो संगठन का एक मैगजीन था उसमें, लड़ा में, कि ये लोग कल जाकर बॉम्ब स्फोट करेंगे। और हेमंत जी करकरे एटीएस के प्रमुख थे, अब ये भी आए थे और उन्होंने इन लोगों को पकड़ा। फिर ये लोग आगे चलकर क्या क्या कर सकते हैं इसकी मुझे जानकारी थी, इसलिए मैंने वो सब बातें एटीएस जी के प्रमुख जो है हेमंत जी करकरे उनको कही। फिर आर पाटिल मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, उनसे कही, उन्होंने सीरियसली नहीं ली, शायद उनको लगा ये आदमी कुछ भी बोल रहा है। विलासराव जी देशमुख बहुत अच्छे, जब से वो राज्य मंत्री थे तब से मेरे बहुत अच्छी पहचान थी उनके साथ में, काफ़ी रिस्पेक्ट भी देते थे। मैंने उनको स्वतंत्र टाइम मांगा, उन्होंने कहा ठीक है, मुझे बुलाया गया, मैं जाता हूँ तो उनके पास 2 दोस्त बैठे हुए थे। मैंने कहा मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। वो कहे कि मेरे बहुत नज़दीक के दोस्त हैं, मैं अकेला हूँ ऐसा मानकर आप बोलिए। तब मेरे ध्यान में आया, मैंने बोला बहुत सीरियस बात है सर, पूरे महाराष्ट्र के लिए बहुत सीरियस बात है, कल जाकर कई लोगों की जाने जाएगी, इस ढंग की बात है, इसलिए आप मुझे पर्सनल टाइम दीजिए। आप कहो तो मैं रात को आने को तैयार हूँ, जो चाहे वो समय दीजिए, लेकिन पर्सनल टाइम दीजिए। तब विलासराव जी ने कहा कि मैंने अभी किसी को समय नहीं दिया है, आपके लिए ही समय रखा है, आप बोलिए, ये मेरे बहुत नज़दीक के मित्र है, वो नहीं ऐसा मानकर बोलिए। मेरे ध्यान में आया कि वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आर पाटिल के सामने बोलते वक्त ऐसा उनका चेहरा था कि क्या यार श्यामराव तुम बकबक कर रहे हो, ऐसा चेहरा था। जब मैं हमारे हेमंत जी करकरे जी से बात कर रहा था तब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आपने अभी पहली बार किसी हिंदुत्व संगठन को, लोगों को टेररिस्ट कर पकड़ा है, बम स्फोट में पकड़ा है, तो सरकार तो आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, तो आपको सरकार के सपोर्ट की आवश्यकता है कि नहीं। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि तुम तो मुझे जानते हो, मैं एक डिसिप्लिन्ड अधिकारी हूँ, जो कानून में होता है वो तो मैं करता ही हूँ, किसी के दबाव के आगे झुकता नहीं हूँ, ये तुमको तो बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। फिर भी एटीएस का प्रमुख मैं रहूँगा नहीं रहूँगा ये तो सरकार के हाथ में होता है, तो इसलिए हमेशा कोई भी काम में सरकार अगर पीछे खड़ी रही तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मुझे लगा कि सरकार के साथ में बात करनी चाहिए, वो तो खुद अधिकारी होने के कारण बॉसेस के साथ में बात नहीं कर सकते हैं इस ढंग की। तो इसलिए मैंने जो हमारे प्रमुख थे, डीजी जिनको कहते हैं पुलिस के, उनका समय मांगा था, वो भी समय नहीं दे रहे थे, क्योंकि डीजी रॉय थे, वो मुझे जानते नहीं थे। आभा से बात की, यानी आर पाटिल से, गृह मंत्री जी से बात की, उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। विलासराव जी को स्वतंत्र टाइम मांग रहा था तो उनके दोस्तों के सामने ही बात करो ऐसा कह रहे थे, इसका मतलब वो सीरियसली नहीं ले रहे थे। फिर भी मैंने उनके सामने रख दिया जो रखना था, मतलब आपको फुर्सत मिली तब पढ़िए, तब शायद आपके सीरियसनेस ध्यान में आएगा। लेकिन मुंह से मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो बात मैं बाहर जाने नहीं देना चाहता था तब,
इमैच्योर स्टेज में बाहर जाने नहीं देना चाहता था। फिर मेरे पत्रकार मित्रों ने मुझे सुझाया कि आपको शरद पवार से मिलना चाहिए, वो अकेला आदमी है जो अच्छे ढंग से इसको समझ पाएगा। दिल्ली में मैंने उनकी अपॉइंटमेंट ली। अब शरद पवार जी समय के बारे में बहुत ही पाबंद है। अब किसी को उनकी अपॉइंटमेंट भी लेना है तो इतनी आसान बात नहीं होती है। तो सुबह का उनका टाइम होता है लोगों से मिलने के लिए, उस समय का समय मुझे दिया। मुझे उनके सेक्रेटरी ने पहले ही कह दिया कि शरद पवार जी तब केंद्र में खेती के मंत्री थे, कृषि मंत्री थे। मुझे पहले ही कहा कि सर आपको तो 2-4-5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, बात महत्व की है तो उनसे समय मांग लीजिए, वो आपके लिए समय तुरंत निकालेंगे, 1-2 दिन में निकालेंगे, 1-2 दिन दिल्ली में रुक जाइए। अब उनका समय पकड़ना था, इसलिए पहली बार हमने एरोप्लेन के टिकट खरीदे, मैं और मेरे साथ में अशोक घाटे कर मेरा मित्र, मेरे संगठन का। पहली बार हमने संगठन का पैसा खर्च किया, क्योंकि बहुत महत्व का मुद्दा है। शरद पवार जी से मिलना है, ट्रेन से जाकर तो मिल नहीं सकते हैं क्योंकि समय तक पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए एरोप्लेन के टिकट निकाले। वक्त पर एरोप्लेन के टिकट निकाले, इसलिए वो महंगे थे, इसलिए संगठन के पैसे पहली बार एरोप्लेन पर खर्च किए, ये भी एक दिमाग में था। और जाने के बाद में शरद पवार जी और मेरा करीबन झगड़ा हुआ। सबसे पहले मैंने जैसे ही बात शुरू की तो वो मुझसे कहने लगे कि मुझे लगा आप कोई कृषि का प्रॉब्लम लेकर आए हो, मैं जानता हूं कि तुम कृषि पुत्र हो, मुझे लगा कोई कृषि की समस्या लेकर आए हो, तुम तो महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की समस्या लेकर आए हो। अब मैं क्या गृह मंत्री हूं महाराष्ट्र का या फिर चीफ मिनिस्टर हूं? तो ये बात तो महाराष्ट्र में होनी चाहिए। अब मैं हूं। मैंने खड़े खड़े उनसे कहना शुरू किया कि ये बात मुझे समझती नहीं क्या, मैं कभी आपसे मिलता हूं क्या? जब तक बहुत महत्व का काम नहीं है तब तक तो मैं आपसे कभी मिलता नहीं, हाय हेलो के लिए तो कभी मिला नहीं मैं आपसे। जब मैं मुंबई से दिल्ली आपसे मिलने के लिए आया हूं तो इतना ही महत्व का काम होना चाहिए, ये आपके ध्यान में आना चाहिए। जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मुख्यमंत्री भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और मुझे भी लगता है और मेरे सब पत्रकार मित्रों को लगता है कि केवल शरद पवार जी इस बात को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। और आपके पास अगर समय नहीं है, खड़े खड़े ही बात है, अगर आपके पास समय नहीं है तो ठीक है, महाराष्ट्र केवल मेरा नहीं है, आपका भी है। जो भी महाराष्ट्र का बुरा होने का होगा उसके लिए आप भी जिम्मेदार है, मैं भी जिम्मेदार हूं। और महाराष्ट्र का भला होना है तो उसके लिए भी आपको और मुझको दोनों को चिंता करनी चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने रखता हूं, आपको समय मिला तो पढ़िए। अब शरद पवार जी से इस ढंग से कोई बात नहीं करता। अब मेरा एटीट्यूड ये है, शरद पवार जी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन मुझे क्या मांगना है जिंदगी में? किसी से कुछ प्राप्त नहीं करना है। मैंने कोई उनका अपमान नहीं किया, लेकिन एक ढीठ होकर ये बात उनके सामने कही, ऐसी भी कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता उनके सामने। उनका स्टेचर बहुत बड़ा है, बहुत बड़े आदमी है, केवल मंत्री मुख्यमंत्री है कर नहीं, व्यक्ति कर भी वो बहुत बड़े व्यक्ति है। हमको लगा कि बस अपना समय बर्बाद हुआ, संगठन के पैसे बर्बाद हुए, शरद पवार जी भी सीरियसली नहीं ले रहे और आर पाटिल को तो कुछ सीरियसली लेना ही नहीं है, वो तो लाइटली ले रहे ये सब चीज़ों को। उनको लगता है बस ये बॉम्ब स्फोट हो गए, वहीं तक बात सीमित रहने वाली है, आगे बढ़ेगी ये वो अंदाजा ही नहीं उनको। ये सब हमारी बातें चल रही थी। मैं और अशोक बहुत हम निराश हो चुके थे। और उसी समय दोपहर को एमएन रॉय जो डीजी थे पुलिस के, उनका फ़ोन आया। अब मुझे उनसे संपर्क साधना था, इसलिए मैंने उनके ऑफिस का फ़ोन रिकॉर्ड कर रखा था। रिकॉर्डिंग वाला फ़ोन उठाया वो ऑफिस का था। तो जिसने फ़ोन उठाया वो कहने लग गया कि डीजी साहब आपको बार बार फ़ोन कर रहे हो और आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो। उनके मोबाइल तो मेरे पास था नहीं, इसलिए ये मोबाइल उनका है ये ध्यान में नहीं। हम दोनों निराश थे कि इतने दूर आए, इतने महत्व का काम लेकर आए, शरद पवार जी सुनने को भी तैयार नहीं। एमएन रॉय जी को तुरंत मैंने फ़ोन जैसे ही लगाया तो उसके पहले उनका ही फ़ोन मुझे आ गया, क्योंकि शायद उधर से मैसेज चला गया कि मानव साहब ने कॉल बैक किया इधर कर। मैंने फ़ोन उठाया,
एम.एन. रॉय पूछ रहे, डीजी, महाराष्ट्र के डीजी जो मुझे 2 महीने से समय नहीं दे रहे, वो मुझसे पूछ रहे कि आप कहाँ पर हो। मैंने कहा दिल्ली में। मुझे शरद पवार जी का अभी अभी फ़ोन आया था, थोड़ा देर हो गया, 1 घंटे पहले। उनका कहना है बहुत सीरियस है, आपने श्याम मानव से का बात करनी चाहिए। तो मैं दिल्ली आऊँ क्या? मुझे इतना अचरज लगा कि महाराष्ट्र के डीजी, जिनको मैं 2 माह से लिखित अर्जी देकर समय मांग रहा हूँ, मुझे समय नहीं दे रहे, वे कह रहे तुमसे मिलने के लिए मैं दिल्ली आ जाऊँ क्या? मैंने कहा नहीं जी, मैं आज ही रात को निकल रहा हूँ, मैं मुंबई आऊँगा और आप आते ही तुरंत आपसे मिलूँगा। फिर एम.एन. रॉय से बहुत विस्तार से बातचीत हुई। शरद पवार जी को जो मैंने लिख कर दिया था, चित्रलेखा का एक अंक उस प्रसिद्ध हुआ था, उसमें मेरा आर्टिकल था, वो भी उन्होंने पढ़ा होगा और तुरंत एक्शन ली। ये जब सब चल रहा था तब मुझे मेरे मित्र का फ़ोन आया, एक पत्रकार मित्र का, और वो कहने लग गया कि मैं आबा के सामने बैठा था, तूने क्या जाकर दिल्ली में आग लगाई है? बोला क्या हुआ? नहीं, बोले आबा बहुत अस्वस्थ हो गए, यानी आर पाटिल बहुत अस्वस्थ हो गए। वो बार बार कह रहे कि कैसा तुम्हारा दोस्त ये श्याम मानव मुझसे मिले बगैर कैसा मुंबई चला गया, दिल्ली चला गया एकदम से, और शरद पवार जी से मिला। शरद पवार जी का मुझे अभी फ़ोन आया और दिख रहा था कि शरद पवार जी ने उनको ऐसा कुछ कहा है कि उस कारण बहुत अस्वस्थ हो चुके हैं। क्योंकि मैंने उसमें स्पष्ट लिखा था कि मैंने आर पाटिल से बात करने की कोशिश की, उनको सब बातें बताने की कोशिश की, लेकिन या तो उनके समझ में नहीं आ रही या फिर वो सीरियसली नहीं ले रहे। शायद इसलिए शरद पवार जी ने उनको फ़ोन किया। मेरे मित्र को सब जानकारी थी, मैंने सब बातें उनको बताई थी। चित्रलेखा के संपादक ज्ञानेश महाराव, तो उन्होंने आर पाटिल से कहा कि श्याम मानव ने तो आपको सब कहने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आपने सुना नहीं ठीक ढंग से, इसलिए वो दिल्ली गया। मैंने भी सलाह दी थी कि शरद पवार जी से मिलो। उसके बाद में तुरंत एक्शंस हुई। शरद पवार जी ने मुझे खुद लिखकर मंगवाया, वो केंद्र में दिया। चिदंबरम तब गृह मंत्री थे। कुछ दिनों बाद वहां सुशील कुमार शिंदे जी गृह मंत्री आए। उस वक्त अगर थोड़ा मैं जोर लगाता, दिल्ली में 1-2 चक्कर मारता, तो तभी सनातन संस्था पर बंदी आ जाती और आगे में जो 4 मर्डर हुए वो नहीं होते। उसमें 2 बातें हुई। एक, हेमंत जी करकरे का मर्डर हुआ, मारे गए मुंबई के हल्ले में, और उस कारण वो विषय पूरी तरह से पीछे चला गया। और वहाँ चिदंबरम जी के जगह बाद में आए सुशील कुमार जी शिंदे, और मुझे ये मालूम था कि मंत्रालय में कोई भी काम पीछे लगने के बगैर होता नहीं है, बार बार मिलना पड़ता है। फिर भी कौन दिल्ली जाए? सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के हैं, उनके सामने फाइल है, उनको पता होगा, वो कुछ करेंगे, इसमें मैं रहा। हालांकि मैंने जाकर मिलना चाहिए था, उनको ये बातें उनके कान पर डालनी चाहिए थी, वो फाइल निकलवानी चाहिए थी। आगे का हुआ नहीं। उसके बाद में शरद पवार जी के साथ में बहुत विस्तार से मुलाकात हुई। कई दिनों बाद उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बारीकी से सब बातें समझ ली। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव रहे शरद पवार जी के बारे में। जब भी शरद पवार जी से मैं किसी काम के लिए मिला, मेरा तो व्यक्तिगत काम कभी जीवन में था ही नहीं, तब तुरंत उस पर एक्शन होते थे, कुछ मिनटों में एक्शन होते थे। ये मैंने देखा है। एडमिनिस्ट्रेशन कर कर, एक शासक कर कर, ये आदमी बहुत ही इफेक्टिव है। आप सबको पता होगा, बाबरी मस्जिद ढह जाने के बाद में पूरी बंबई जलने लग गई थी, बॉम्ब स्फोट हुए थे, हिंदू मुस्लिम दंगली शुरू हो गई। शरद पवार जी तब केंद्र में थे, शायद सुरक्षा मंत्री थे, संरक्षण मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे शायद, और उनको तुरंत मुंबई में बुलाया गया और 2 दिन के अंदर रात दिन जागकर उन्होंने पूरी मुंबई कंट्रोल में लाई। ये उनकी क्षमता है। ये आदमी कई विषयों का बहुत सुंदर ज्ञान रखता है, कई विषयों में वो बहुत अच्छे मास्टर है, साहित्य से लेकर कई विषयों का ज्ञान रखता है।
पॉलिटिक्स में रहकर भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा अमल में नहीं लाते हैं, ना किसी बाबा के पैर छूते हैं, ना पूजा अर्चा करते घूमते हैं। हाँ, महाराष्ट्र में एक प्रथा है कि महाराष्ट्र की ओर से जो भी मुख्यमंत्री रहेंगे वो पंढरपुर में जाकर पूजा करेंगे। ये प्रथा का केवल वो निर्वाहन अपने पत्नी के साथ में उन्होंने किया, लेकिन कभी कोई अंधश्रद्धा अपने जीवन में अमल में नहीं लाई। पॉलिटिक्स में रहकर कोई अंधश्रद्धा अपने जीवन में अमल में न लाना, कोई भी अंधविश्वासु काम न करना, लोगों को बताने के लिए भी न करना, इतना ही नहीं तो ये नामांतर आंदोलन जब हुआ, मराठवाड़ा विद्यापीठ को बाबा साहब अंबेडकर ये नाम देने का आंदोलन हुआ, अगर शरद पवार जी तब मुख्यमंत्री नहीं रहते तो ये नाम कभी दिया नहीं जाता। तब उन्होंने बहुत ही महाराष्ट्र को, जो सही माने में प्रोग्रेसिव स्टेट कहा जाता है, इस ढंग का निर्णय लिया, जबकि वो मराठा का नेतृत्व करते हैं ऐसा माना जाता है। और तब मराठा वर्सेस दलित ऐसा संघर्ष पूरे मराठवाड़ा से लेकर पूरे महाराष्ट्र में फैल चुका था। मराठवाड़ा के गांव-गांव में ये संघर्ष था। उस वातावरण में उन्होंने ये निर्णय लिया, मराठवाड़ा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विद्यापीठ नाम दिया। तो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव व्यक्ति है, बहुत अच्छे शासक है, कम समय में निर्णय लेने की क्षमता है, कई विषयों का अच्छा ज्ञान है, गुणग्राहक है, अच्छे काम करने वाले व्यक्तियों को हमेशा वो सराहना उनकी करते हैं और उनके पास सपोर्ट मांगने जाए तो सपोर्ट भी देते हैं। इसलिए कई लोग उनको शिवाजी महाराज के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि जानता राजा ये शब्द केवल शिवाजी महाराज के लिए महाराष्ट्र में उपयोग में आता है। तो कई लोग शरद पवार जी को जानता राजा कहते हैं। अब शरद पवार जी की बाकी जो इमेज है, वो इमेज के बारे में, पॉलिटिक्स के गहराई के बारे में जो मैं सुनते रहता हूँ, पत्रकार मित्रों से फर्स्ट हैंड सुनते रहता हूँ, उस पर मैं बहुत विश्वास नहीं रखता। शरद पवार जी ने किसी को वचन दिया और वो वचन उनको बताए बगैर तोड़ दिया, ऐसा एक उदाहरण मुझे दीजिए। ऐसा मैं बार बार उनसे पूछता हूं, तब वो एक भी उदाहरण दे नहीं पाते। जो उनके खिलाफ लिखते हैं उनकी बात मैं कह रहा हूं। भ्रष्टाचार के प्रकरण के बारे में बहुत चर्चा हुई। हमारे यहाँ एक म्युनिसिपल अधिकारी थे, डेप्यूटी कमिश्नर, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने शरद पवार जी पर बहुत आरोप किए थे भाजपा के साथ मिलकर कि शरद पवार जी ने ये भ्रष्टाचार किया, वो भ्रष्टाचार किया, एक ट्रक भरकर मैं प्रूफ्स दूंगा, इतने कागज लाऊंगा। तिनाईकर वगैरह कुछ तो भी उनका नाम था, या फिर दूसरा कुछ तो भी नाम था, नाम में गफलत हो सकती है। लेकिन पूरे जीवन में वो शरद पवार जी के खिलाफ एक भी रुपए का भ्रष्टाचार का प्रूफ नहीं दे पाए। इस कारण वो बहुत बड़े हीरो बने थे, सभी पेपर्स के हीरो बने थे, मध्यम वर्ग के लोगों के हीरो बने थे, और जो विपक्ष था उनके हीरो बने थे। लेकिन कोई भी एक प्रूफ नहीं दे पाया। तो शरद पवार जी के बारे में, वो एक रैशनल व्यक्ति है, बहुत अच्छे शासक है, बहुत अच्छे इंसान है और बहुत इंटेलिजेंट पॉलिटिकल लीडर है और बहुत डिसिप्लिन पॉलिटिकल लीडर है, ऐसा मैं मानता हूं। भारत में सबसे योग्य पॉलिटिकल लीडर है, ऐसा मैं मानता हूं। अब उनकी इमेज खराब हो गई, वो अपना कई बार अपमान सहन नहीं कर सकते, बहुत स्वाभिमानी हैं, इसलिए उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। पहली बार वो बने तब की बात अलग है, यानी वसंत दादा मंत्रिमंडल के समय में वो मुख्यमंत्री बने तब की बात अलग है। लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो कांग्रेस छोड़ी, वो कोई किसी फायदे के लिए वगैरह नहीं छोड़ी,
बार बार उनका अपमान हो रहा था, इसलिए उन्होंने छोड़ी और राष्ट्रवादी कांग्रेस निकाली। वो अगर नहीं निकालते तो बहुत अच्छा होता, ऐसा मैं मानता। लेकिन उन जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति ने बार बार अपमान सहन कर कर भी पॉलिटिक्स में रहना चाहिए, ऐसा बोलने का मुझे अधिकार नहीं है। लेकिन तब अगर शरद पवार जी ने कांग्रेस नहीं छोड़ी होती तो शायद वो देश के प्रधानमंत्री भी बनते। देश को एक दिशा देने की क्षमता उनमें है, बहुत अच्छे शासक है। दे पाते नहीं दे पाते ये बात अलग है, लेकिन आज के प्रधानमंत्री से कई गुना ज़्यादा क्षमताएं और शक्तियां उनमें हैं, इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। लेकिन उनका कुछ चुनाव गलत रहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस निकालने का निर्णय बहुत गलत रहा। उस कारण शायद उनका भी नुकसान हुआ और देश का भी नुकसान हुआ, ऐसा मैं मानता हूं। मुझे अगर पॉलिटिकल लीडर्स कर कर सबसे ज़्यादा किसको मार्क्स देने हैं, ऐसा किसी ने कहा, तो मैं हमेशा नंबर 1 पर शरद पवार जी को दे पाऊंगा, जितना मैं उनके बारे में जानता हूं। अब मेरी काफ़ी अपेक्षाएं उनसे थी, वो पूरी नहीं हुई। अब अपने अपेक्षा के अनुसार हर व्यक्ति ने काम करना चाहिए, ऐसा मानना ये कहाँ तक उचित है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेरी बहुत अपेक्षाएं थी शरद पवार जी के ओर से कि वो बहुत कुछ कर सकते थे देश के लिए, ये क्षमता उनमें थी। लेकिन उनके गलत पॉलिटिकल डिसीजंस के कारण वो क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाया। बाकी उनके बारे में बहुत अफवाहें रहती है। रहा सवाल संपत्ति और बाकी चीज़ों का, तो मैं अपनी मॉरलिटी, मैं उन चीज़ों के बारे में बहुत मॉरल हूँ। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं अपने जीवन के बारे में आग्रह रख सकता हूँ। लेकिन जो लोग व्यावहारिक जीवन में जीते हैं, व्यवसाय करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, उन लोगों ने भी उसी ढंग से बर्ताव करना चाहिए और वही मॉरलिटी के दायरे में रहना चाहिए। ऐसा आग्रह रखना उचित नहीं है, ये मुझे समझता है। इसलिए उन चीज़ों को मैं इतना महत्व भी नहीं देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।